नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड के स्वर्णिम 70 वर्ष का समापन समारोह हरिद्वार में हुए कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। कहा, हमारा प्रयास श्रमिकों को सर्वोत्तम संभव सुविधाएं मिले। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां, भाजपा ने विधानसभावार प्रवासी कार्यकर्ताओं की सूची की जारी। कार्यकर्ता पर्यवेक्षक की भूमिका में पैनल करेंगे तैयार। काशीपुर में कांग्रेस नेता पर हमला का मामला, आईटीआई थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तीसरे की तलाश जारी। तहरीर के आधार पर जांच जारी। रामनगर में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का मामला, 7 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। फरार 2 आरोपियों के घर पर कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की का नोटिस चस्पा। और उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। रुड़की की रामपुर चुंगी पर बरसात ने निगम के दावों की खोली पोल। जलभराव की समस्या से जूझ रहा देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार में भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड के द्वारा आयोजित स्वर्णिम 70 वर्ष के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों और उद्योगों के बीच समन्वय कैसे बनाए रख सकते हैं, हम इस पर सक्रिय रूप से काम कर रहे। निरंतर प्रयास जारी है। हमारे सभी श्रमिकों को सर्वोत्तम संभव सुविधाएं मिले, ऐसा हम काम कर रहे हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है। तो आप सबसे बड़ी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। मैं जब देख रहा हूँ कि मजदूर संघ का हमारा क्या बड़ा स्वरूप है, विस्तार रूप, जब तो सच में बड़ी ऊर्जा का अनुभव होता है। क्योंकि मैंने बहुत संगठन बहुत कम संख्या में लोग थे। उस समय से मैं भी संगठन का एक सामान्य कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता के रूप में और प्रारंभिक रूप में जब मैंने काम किया तो मैंने देखा कि अनेक परेशानियों का सामना संगठन में लोगों को संगठन खड़ा करने में होती है। अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथियों, भारतीय मजदूर संघ आगामी 23 जुलाई को अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। और अभी मैं हिंसे की भाषा से कह रहा था, मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मैंने कहा सबसे पहले विद्यार्थी परिषद बना, फिर जनसंघ बना और उसके बाद हमारा भारतीय मजदूर संघ बना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मानसून से पहले राज्य में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हमने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। सुनाएंगे। मानसून को लेकर हम पहले ही मॉक ड्रिल भी कर चुके हैं और अभी कुछ लगातार 2-3 बैठकें मैं अपने स्तर से कर चुका हूं सभी जिलाधिकारियों के साथ। भारत सरकार की जो एजेंसियां एनडीआरएफ है, हमारे राज्य की एसडीआरएफ है, अन्य आपदा प्रबंधन से समन्वय करने वाले हमारे जिलों की टीम है, सभी लोगों के साथ हमारी बातचीत हो गई है। और प्रत्येक वर्ष हमको मानसून के समय में किसी न किसी प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने पिछले सालों में हरिद्वार में यहाँ अत्यधिक बारिश और अत्यधिक जल भराव के कारण से बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा था हरिद्वार उधम सिंह नगर में और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो ऋणी की आपदा हो, चाहे वो केदारनाथ घाटी में आई आपदा हो, पिछले वर्ष हमारा घनसाली क्षेत्र में बादल फटने की घटना हो। ऐसी अनेक घटनाएं हमारे सामने आती हैं। कहीं भूस्खलन होता है
तो हम आपदाओं को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदाओं के प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं। योग दिवस के मौके पर आयुष विभाग ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई देशों के राजदूतों समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि योग से बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार भी हम मुहैया करवाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से योग नीति जो तैयार की है, वो उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें ये योग नीति बनी है। इसके आधार पर जो हमारे जो बच्चे हैं उनको पाठ्यक्रम में ये पढ़ने को मिलेगा। योग से शारीरिक और मानसिक विकास होगा और इसमें जो वेलनेस सेंटर जो हमारे बनेंगे, उसमें हमारी जो प्राचीन पद्धति से है, उसमें योग के द्वारा और जो आयुष प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा और हमारी जो भी जिस प्रकार से योग के माध्यम से कई बीमारियां दूर होती हैं, उसको पाठ्यक्रमों में लाकर और उसके लिए वेलनेस सेंटर जो बनाकर ये पहला जो राज्य है वो बनने जा रहा है। योग नीति बहुत ही इसका एक विस्तार रूप से, क्योंकि 5 वर्षों का इसका एक खाका तैयार कर लिया गया है और जगह जगह पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार से वेलनेस सेंटर जो है वो बनाए जाने की योजना बन चुकी है और वो पाठ्यक्रमों में भी वो अब लागू कर दी जाएगी। काशीपुर में आज कांग्रेस नेता रवि पपनई पर हमला करने के 2 आरोपियों को आईटीआई थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में शामिल तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक घटना को रंजिश के चलते अंजाम दिया गया था। रवि पपनई की तहरीर के आधार पर आईटीआई थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115, 131, 351/2, 352 के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। रवि पपनई द्वारा बताया गया था कि 16 जून की रात्रि कृष्णा हॉस्पिटल के पास उनके ऊपर 3 अज्ञात लड़कों ने हमला कर दिया है। इसके सूचना के आधार पर 17 तारीख को थाना आईटीआई में मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक काशीपुर द्वारा तुरंत पुलिस की टीमें गठित की गई। पुलिस की टीमों द्वारा मैनुअल और सीसीटीवी फुटेज दोनों का अवलोकन किया गया और समय समय पर इस घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा भी पुलिस को लाभप्रद जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और पीड़ित द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने द्वारा 3 लड़कों को चिन्हित किया गया, जिनके नाम अयान, सौरभ और हर्षित हैं। इनमें से 2 लड़कों अयान और सौरभ को कल पुलिस ने चैती मैदान से हिरासत में लिया गया। इनमें जो लड़का है अयान, ये काफ़ी नोटोरियस किस्म का लड़का है और यही इनका गैंग लीडर भी है। इसके ऊपर 12 मुकदमे पूर्व में पहले भी पंजीकृत हैं, जो मारपीट और लूट से संबंधित है। इससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि कुछ माह पूर्व इसका एक लड़के से विवाद हुआ था, जिसकी तरफदारी रवि पपनई कर रहा था और तभी से ये उसको सबक सिखाना चाहता था। चंपावत जिले के टनकपुर पूर्णागिरी रास्ते पर एक बड़ा हादसा हुआ। उस वक्त टल गया जब एक युवक खटीमा निवासी तस्लीम अपने दोस्तों के साथ टनकपुर क्षेत्र में घूमने आया था। युवक ने बरसाती नाले की भयावहता को नजरअंदाज करते हुए उफनते नाले को बाइक से पार करने की कोशिश की और तेज बहाव में फंस गया था। एसडीआरएफ और पुलिस की सतर्कता ने समय रहते उसे बचा लिया था। यहाँ पानी एकदम आ गया था। एसडीआरएफ के इन लोगों ने बचाया मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का। रामनगर में शिवलालपुर चुंगी पर बीती 13 जून की रात को ग्राम बेड़ाझाल निवासी सारिम की हुई निर्मम हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस के द्वारा अभी तक 7 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा चुका। मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे थे, जिनके घरों पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद दावों की मौजूदगी में ढोल नगाड़े और मुनादी के साथ चस्पा करने की कार्रवाई की है।
इस मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस हत्याकांड में मोहल्ला गूलर घट्टी निवासी मोहतसिम और अरमान का नाम भी जांच के बाद इस हत्याकांड में शामिल होना पाया गया था। देखिए, सारे हत्याकांड में हमारे द्वारा कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। इसी अभियोग में 2 वांछित अभियुक्त अरमान और मोहसिम अभी तक फरार चल रहे थे। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से कुर्की की आधी शिकायत जारी हो चुकी हैं, जिनको हमारे द्वारा कल तामील किया गया। रामनगर में उत्तर प्रदेश से मजदूरी करने आया एक श्रमिक 18 जून की सुबह से अचानक से लापता हो गया। परिजनों की ओर से उसकी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया, जिसके बाद परेशान परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर युवक को खोजने की गुहार लगाई है। इधर पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। हमारा भाई है, छोटा है, वो काम करने के लिए आया है रामनगर। क्या नाम था उसका? रोहन। कितने साल का था? 40 साल का है सर। किस दिन आया था? 15 तारीख को आया है, 16 तारीख को काम करा है, 17 को काम करा है, 18 तारीख के टाइम गायब हुआ है चौराहे से। 18 को गायब हुआ है। हमने 19 में 20 में हमने पेड़ा देखा कि कितने आ जाएगा। हमारा भाई हमारे ढंग नहीं आया। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के द्वारा आज वृहद स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार संपन्न हुआ है। अभियान का शुभारंभ जिला न्यायालय परिसर गोपेश्वर में हुआ है, जहां माननीय जिला न्यायाधीश विद्यांचल सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों और प्रतिभागियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई है। उत्तराखंड भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विधानसभावार प्रवासी कार्यकर्ताओं की सूची जारी कर दी। ये कार्यकर्ता पर्यवेक्षक की भूमिका में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए समर्थित प्रत्याशियों का पैनल तैयार करेंगे और चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने ये जानकारी दी है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रवासी कार्यकर्ता तैनात किए गए, जो पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। ये कार्यकर्ता जिला पंचायत के साथ साथ प्रधान और बीडीसी पदों के लिए भी पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पूरे प्रदेश भर में जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ 2 पदाधिकारियों को वहां पर पर्यवेक्षक के रूप में और प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में काम दिया गया है। और इन पदाधिकारियों का कार्य वहां पर पहले तो जो हमारे जिला पंचायत सदस्य का जो प्रत्याशी की समर्थित प्रत्याशी की घोषणा होनी है, उसके लिए वहां वो वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ रायशुमारी करके प्रदेश नेतृत्व को 3 नामों का पैनल सौंपेंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने आरक्षण प्रक्रिया को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सेलाकुई में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया में नियमों की अवहेलना की गई। शर्मा ने कहा कि जिला पंचायत के लिए एक तरह का आरक्षण फॉर्मूला और ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के लिए दूसरा नियम अपनाया गया, जिससे भावी प्रत्याशियों के अधिकारों का हनन हुआ है। देखिए, हमने पहले तो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव का आरक्षण जो हुआ है उसको लेके हमने आपके सम्मुख सभी अपनी बातों को रखा है कि आरक्षण जो है वो गलत तरीके से किया गया है। 10 तारीख को जियो कुछ और कहता है, 11 को आपका आरक्षण तय किसी और जियो पर होता है। तो इसमें घोर अनियमितताएं हैं। सरकार की मंशा क्या है ये सरकार स्पष्ट करे। और कई आपत्तियां लगाई गई पूरे क्षेत्र पूरे पछवादून में, लेकिन उनकी सुनवाई का समय बहुत कम था। आपने उनकी सुनवाई खाली फॉर्मेलिटी की है, उनको ध्यानपूर्वक और कानूनी रूप से आपने नहीं सुना। रुड़की कोतवाली में सोलानी पार्क के पास भगवानपुर थाना क्षेत्र निवासी शुभम नाम का एक युवक गंग नहर में नहाते समय अचानक से ही डूबने लगा। शुभम को डूबता देख उसके दोस्तों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद सोलानी पार्क के पास दुकान लगाकर भुट्टा बेचने वाले दुकानदार ने गंग नहर में कूद लगा दी, जिसने अपनी जान पर खेलकर शुभम को गंग नहर से बाहर निकाल लिया था और उसकी जान बचा ली है। शुभम को बाहर निकालने का पास खड़े एक युवक ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहा है। तो नहर पार कर रहा था, सेकी ने कर रहा है, दोस्तों के साथ आया था। मैं 3 दोस्तों का भगवानपुर का है वो, तो नहर पार कर रहा, नहर पार करते वो डूबने लग गया। इधर तो उधर मेरी दुकान है शायद, तो इसे डूबते हुए देखा, सीधा एकदम कूदा हूँ, उसे बचाया हूँ। अच्छा। राहुल अपना नाम बता रहा, भगवानपुर साइड से रहने वाला है। अच्छा, तो घर सूचना की उसके? घर उससे 2 से 7 है, दोस्त को हवाला कर दिया। और उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा की दुर्दशा और राज्य के 14,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने के मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि आज जो स्कूलों में छात्र संख्या लगातार गिर रही, उसके लिए पूरे तरीके से प्रदेश की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। धस्माना ने कहा कि राज्य के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी जवाब दें कि पूरे राज्य के इंटर कॉलेजों और हाई स्कूलों में प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं और एलटी के कुल कितने स्वीकृत पद इस समय रिक्त हैं और क्यों रिक्त हैं। पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से चौपट हो रखी है, उसमें और पलीता लगाने का काम अब राज्य की सरकार क्लस्टर स्कूल पॉलिसी जो लाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक शिगुफा छोड़ा गया है कि राज्य भर में सरकार क्लस्टर स्कूल बनाएगी और क्लस्टर स्कूल बना करके 30 किलोमीटर के दायरे में जितने हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस होंगे वो क्लस्टर स्कूल्स में मर्ज कर दिए जाएंगे और वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर जनपद वार जिन स्कूलों को चिन्हित किया गया है क्लस्टर स्कूल्स में मर्ज करने का, समायोजित करने का, उनकी पूरी संख्या राज्य भर में लगभग 1488 स्कूल ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होंगे और बंद हो जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर अगर 1488 हाई स्कूल और इंटर कॉलेज बंद हो जाएंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी। असल में ये पूरी एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा के निजीकरण की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार। Yeah.